ये 12 दिसंबर 2001 की बात है। मैं कहीं दूर जंगल में एक पेड़ के नीचे खड़ा था, जिस पर कपड़ा बांधकर मैं खुदकुशी करने वाला था। मैं इतना हालात का मारा था कि मेरे पास खुदकुशी के लिए रस्सी और जहर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। मैं अपनी बीवी का पुराना दुपट्टा अपनी कमीज के नीचे छुपाकर घर से निकला था। मेरी 7 बेटियां थी। वह सोच रही थी कि मैं कोई मजदूरी ढूंढने जा रहा हूँ और वापसी पर उनके लिए खाना लेकर आऊंगा। मैं उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे कि मैं उन्हें उस शाम के बाद कभी नहीं देख सकूंगा। कोई नहीं जानता था कि मैं और मेरे घर वाले पिछले 2 दिन से भूखे थे। मांगने की आदत मुझे बिल्कुल भी नहीं रही थी। मेरे पास आखिरी ऑप्शन खुदकुशी था। मैंने बहुत पढ़ा था, खुदकुशी हराम है, मायूसी कुफ्र है। लेकिन उस समय मुझे कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। किसी जमाने में मैं भी खुदकुशी करने वालों को बुरा भला कहा करता था और उनको भी बड़े बड़े लेक्चर दिया करता था। लेकिन इस मुकाम पर मैं समझ गया, भूखे पेट कोई लेक्चर, कोई फलसफा असर नहीं करता। दुनिया की हर ख्वाहिश रोटी के बाद जन्म लेती है। जब तक रोटी नहीं होती तब तक इंसान सिर्फ भूख के बारे में सोचता है। ना तो मैं अपनी बेटियों की आंखों में बहते हुए आंसू देख सकता था और ना ही उनकी बेबसी, और ना मैं इतना बहादुर था कि किसी कामयाबी वाली किताब पढ़कर अपना वक्त बर्बाद करता। किताबी अफसाने बातों में और हकीकत में बहुत फर्क होता है। फलसफे लिखने वालों ने शायद भूखे पेट कोई फलसफा नहीं लिखा होगा और ना ही उन्होंने अपनी बेटियों की आंखों में रोटी को देखकर पैदा होने वाली चमक देखी होगी। लोगों के लिए बहुत आसान होता है मशवरा देना और आपको समझाना कि क्या सही है और क्या गलत है। हो सकता है वह सही हो, लेकिन खाली पेट कुछ नहीं समझ आता। मजदूरी ना होना, घर का राशन, बिजली के बिल, गैस का बिल, कपड़े, बेटियों का दहेज, उनकी शादी करने के लिए पैसे, उनके भूख से लिपटे चेहरे, सारी जिंदगी लोगों को देखकर तरसते हुए गुजारना, यह सब मुझसे नहीं होने वाला था। मुझे जिंदगी से मौत बेहतर लगने लगी थी। मरना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कोई खुशी से खुदकुशी नहीं करता। लेकिन जिनका जीना मरने से ज्यादा मुश्किल हो, उनका क्या। मरने के लिए मेरे पास सैकड़ों वजह थी और जीने के लिए एक भी वजह नहीं थी। चोरी, डाका, इन सब के लिए मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता था। मैं एक हकीकत पसंद इंसान था। मैं जानता था मेरी जिंदगी में कोई जादुई चिराग तो आने वाला है नहीं जो मुझे गमों के इस समुंदर से निकाल सके। इस वक्त मैं अपने गांव के खेतों में खड़ा था। पास ही एक छोटी सी नहर बह रही थी। परिंदे आसमान में उड़ रहे थे। बादल चारों तरफ बिखरे हुए थे और मैं मरने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था। मैंने 2 दुपट्टे दरख्त की टहनियों से बांध दिए थे और कुछ ही देर में उससे लटक कर अपनी जान गंवाने वाला था। मैं तो दुपट्टा भी गले में डाल चुका था। अब बस उस पत्थर को हटाने की देर थी जिस पर मैं खड़ा था। जाने वह इत्तेफाक था या फिर मेरी जिंदगी में वह सब ही होना था। शायद वह सब पहले से ही प्लान किया गया था। मेरे लिए एक छोटा सा बच्चा उन्हीं खेतों में एक खिलौना गाड़ी चलाते हुए गुजरा था। वह कुछ गुनगुना भी रहा था, इसलिए मैं उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गया। तकरीबन वह 7 साल का था और उसे देखते हुए मैं एक पल के लिए वाकई भूल चुका था कि मैं यहाँ क्या करने आया था। उस बच्चे ने भी शायद मेरा देखना महसूस कर लिया था। उसने पलटकर मुझे ऊपर से नीचे देखना शुरू कर दिया। मैं भी उसे दिलचस्पी से देखने लगा। वह भी वहीं खड़ा रहा और मैं उसके जाने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके जाने के बाद ही मैं इत्मीनान से खुदकुशी कर सकता था। तकरीबन 2 मिनट तक हम ऐसे ही एक दूसरे को देखते रहे। फिर गैर इरादा तौर पर मैंने वह दुपट्टा गले से निकाला और 2-4 कदम बढ़ाकर उस तक पहुंचा। मैं घुटने के बल उसके सामने बैठ गया और उसके गाल पर हाथ लगाकर मुस्कुराते हुए उससे उसका नाम पूछा। उसका नाम उमर था और फिर मैंने उससे कुछ और भी सवाल किए थे। वह बड़ा मासूम था
उसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आने लगा। यूं ही 2 मिनट तक बातें करते करते मेरी नज़र उसके खिलौने गाड़ी पर पड़ गई। वह मिट्टी का बना हुआ था, जिसके टायर, सीटें और बॉडी सब मिट्टी के थे, जिसके ऊपर खूबसूरत रंग चढ़ा हुआ था। उसे जितनी खूबसूरती से बनाया गया था, लग नहीं रहा था कि वह मिट्टी से बना है। जब मैंने बच्चे से उसकी कीमत पूछी तो मैं हैरान रह गया। उसने उसकी कीमत 50 रुपये बताई, जबकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये का सामान लगा हुआ था। मैं गौर से उसे हाथों में लेकर ऊपर से नीचे तक देखने लगा। कुछ पतली लकड़ी, मिट्टी और रंग सबको मिलाकर बड़ी महारत के साथ बनाई हुई वह गाड़ी वाकई बहुत खूबसूरत थी। बहुत बार रास्ते होते नहीं, लेकिन बनाने पड़ते हैं। बस हमारी जरा सी नज़र की बात होती है और सब कुछ हमें साफ साफ नज़र आने लगता है। जैसे वह प्यासा कुआं था और जैसे इस वक्त मैं खुद को वही मिट्टी की गाड़ी बनाते हुए देख रहा था। हर इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कर सकता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान में कोई भी टैलेंट ना हो। और दूसरी बात, जादू नहीं हुआ करते। ऐसा मौजज़ात नहीं होता जिनसे हम अपने मुश्किल समय से फौरन निकलकर खुशियों की एक वादियों में पहुंच जाए, जहां शहजादे और परियां हुआ करती हैं। यहाँ लड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत लंबा सफर तय करना होता है। परियों और शहजादों वाली जिंदगी से निकलकर देखो तो जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। उस बच्चे के जाने के बाद मैं दरख्त की टहनी से वह दुपट्टा उतार रहा था। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। थोड़ी देर पहले मैं दिलो जान से खुदकुशी करना चाहता था और खुदकुशी के इरादे से यहाँ आया था, और मैं वाकई खुदकुशी कर भी लेता अगर उमर मेरी जिंदगी में न आता। हर किसी की जिंदगी में ना तो उमर आता है और ना ही खजानों से भरा हुआ कोई तख्त, ना उनको इतना सोचने की मोहलत मिलती है। लेकिन खुदकुशी आखिरी रास्ता नहीं था, यह मैंने बहुत बाद में जाना। खुदकुशी करने से पहले हमें 1 सेकंड के लिए जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि खुदकुशी से पहले एक रास्ता जरूर होता है। मैं वहीं उस नहर के पास बैठ गया और मिट्टी से खिलौने और गाड़ियां बनाने लगा। पास से ही लकड़ी और मेरी बीवी का दुपट्टा, जिसे चुराकर मैं खुदकुशी करने के लिए लेकर आया था, उसके टुकड़े करके मैंने उस गाड़ियों में बड़ी खूबसूरती से लगाए। मेरे अंदर इतना दिमाग तो नहीं था कि एक बार देख लेने पर वह सब बनाना सीख जाता, लेकिन उस वक्त हालात और मुकाम ऐसा था कि मैं सिर्फ एक बार देख लेने के बाद ना सिर्फ उसके जैसा बल्कि उससे अच्छी कहलाने वाली गाड़ी बना चुका था। मैंने उस समय 12 गाड़ियां बनाई और उनको सूखने के लिए धूप में रख दिया। तकरीबन शाम के वक्त में उस जगह से वापस अपने गांव की तरफ निकला, जहां मैं खुदकुशी के लिए आया था। मैंने 50 रुपए वाले खिलौने को 30 रुपए में बेचना शुरू कर दिया, लेकिन आपको यकीन बहुत मुश्किल होगा, इन 12 खिलौनों को बिकने में 12 मिनट भी नहीं लगी। वह मेरी कामयाबी थी। शाम को 360 रुपए से मैं रोटी खरीद कर घर वापस गया, जहां मेरे सब बच्चे दरवाजे को देख रहे थे और मुझे देखकर वह भागते हुए मेरे पास आए। वह थी मेरी जिंदगी की सबसे हसीन रात, जब हम सब घर वालों ने पेट भरकर खाना खाया था। अगली सुबह एक बार फिर से मैंने यही तरकीब अपनाई। मैं फिर से उस नहर के पास गया और खिलौने बनाना शुरू कर दिया। सूखने के बाद मैं उन्हें बाजार में लेकर चला गया। बाजार में ले जाने के बाद 100 खिलौनों को बिकने में 100 मिनट भी नहीं लगी। मैं जानता हूँ किस्मत हर किसी पर इतनी मेहरबान नहीं होती और ना ही सबको इतनी जल्दी रास्ते मिल जाते हैं। किसी को बहुत वक्त लग जाता है और कोई लम्हों में मंजिल पा लेता है। उस शाम रोटी खरीदने के बाद भी मेरे पास 800 रुपये बच गए थे। मैंने खिलौनों की नई किस्म की डिजाइन बनानी शुरू कर दी थी, जो किसी के दिमाग में भी न थी। काम की वजह से मेरे हाथ मजबूत हो चुके थे। लोगों ने मुझे कॉपी करना शुरू कर दिया था। मेरी जिंदगी में खुशियाँ बारिश की तरह बरसने लगी थी। मैंने काम में इजाफा और तब्दीलियाँ शुरू कर दी और आज तकरीबन 17 साल बाद मैं अपने शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मेरा बैंक बैलेंस इतना है कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे 2 जाती होटल हैं। मुख्तलिफ शहरों में मेरे 17 कॉलेज हैं और 2 पेट्रोल पंप।
मेरी मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में इस वक्त तकरीबन 40,000 मुलाजिम काम कर रहे हैं। कल तक जो लोग मुझे देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेते थे, आज वही मेरे कदमों में सर झुकाने को तैयार खड़े रहते हैं। कामयाबी यही होती है। आज सोचता हूँ, अगर उस समय मैंने उस पेड़ से लटक कर खुदकुशी कर ली होती तो क्या होता। अगर उसी लम्हे उमर ना आता तो आज मैं यह डायरी ना लिख रहा होता। मुझे अपनी जिंदगी का वह दिन आज भी याद है। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब 2 दिन का भूखा मैं खुदकुशी के लिए अपनी बीवी का दुपट्टा लेकर गया था। मैं आज भी तकरीबन हर दूसरे महीने जाता हूँ, वहीं उसी दरख्त के नीचे, उसी नहर के पास। और गांव वाले मुझे देखकर सोचते हैं कि मैं इस पेड़ के नीचे पता नहीं क्या करने आता हूँ। आज मुझे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि सन 2001 में मैं भूख की वजह से इस पेड़ के नीचे खुदकुशी करने के लिए खड़ा था, और आज इतने बड़े शहर में मेरी बराबर का कोई बिजनेसमैन नहीं है।